तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 100 साल पहले आसमान में एक अजीब सी दरार खुल गई थी, जिसमें से ढेर सारे अजीब जानवर निकलकर अर्थ पर आ गए। इन जानवरों ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी और इंसानों को खत्म होने की कगार पर ला दिया। सिर्फ वही लोग इनसे लड़ सकते थे जिनके पास स्पेशल पावर्स जाग चुकी थीं। इन्हीं बचे हुए लोगों में से एक है यिथियन, एक अनाथ लड़का जो अपनी छोटी बहन के साथ रहता है। बस वही उसकी फैमिली है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यिथियन के पास सबसे कमजोर टैलेंट है जो सोचा जा सकता है। इसलिए उसे हमेशा डाउट रहता है कि क्या वो उस इंसान को बचा पाएगा जिसकी वो सबसे ज्यादा परवाह करता है। लेकिन सब कुछ उस दिन बदल जाता है जब सपने में उसे एक अजीब सी एनर्जी से करंट लगता है और जागने पर उसे अपनी आंखों के सामने एक अजीब सा नोटिफिकेशन दिखता है, एक दूसरी दुनिया का सिस्टम प्रॉम्प्ट जो उसे उसकी बहन का टैलेंट कॉपी करने की एबिलिटी देता है। उसी पल से यिथियन के पास अपनी किस्मत बदलने की पावर आ जाती है, क्योंकि उसके इस नए गिफ्ट से वो किसी का भी टैलेंट कॉपी कर सकता है। इसी बीच वो छोटी बालों वाली प्यारी सी लड़की बड़े गर्व से उसके लिए बनाया हुआ खाना दिखाती है। ब्रेस्ट पॉक उसका फेवरेट। खाने और घर के सुकून के लिए यिथियन बहुत खुश होता है और मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। टैलेंट कॉपी करने की पावर कमाल की तो है, पर वो इसे अपनी छोटी बहन पर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करेगा। फिर भी वो नोटिस करता है कि उसकी बहन का बेस टैलेंट उसके अपने कमजोर टियर 1 टैलेंट से बहुत बेहतर है। यायू का फ्रॉस्ट टैलेंट बहुत रेयर है और जब ये जागेगा तो वो पक्का अपने दुश्मनों पर हावी हो जाएगी। वो मन ही मन उम्मीद करता है कि उनके पेरेंट्स अब शांति से होंगे। बाद में यिथियन एक हुडी पहनकर अपनी नई एबिलिटी टेस्ट करने के लिए वॉक पर निकल जाता है। अपना टैलेंट फंसर एक्टिवेट करने पर उसे पता चलता है कि उसकी रेंज अभी सिर्फ 3 मीटर है। कमजोर टैलेंट्स वाली भीड़ में ये छोटा सा रेडियस बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। वो कम से कम एक मिड टियर टैलेंट देखने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन उसे सिर्फ बेकार टैलेंट्स ही मिल रहे हैं। फिर भी वो जल्द ही अकेडमी चेक करने का सोच रहा है। भले ही उसने कमजोर टैलेंट के साथ शुरुआत की हो, लेकिन ये कॉपी करने की एबिलिटी उसके लिए पूरा गेम बदल सकती है। एक बात तो पक्की है, यिथियन ऐसी अकेडमी ज्वाइन करने वाला है जो स्टूडेंट्स को टैलेंट इवैल्यूएशन के बेसिस पर जज नहीं करती। ये सोचकर उसे एक आइडिया आता है और वो लिनहाई बेस्ट 5th अकेडमी में अप्लाई करने का फैसला करता है। जैसे ही वो कैंपस की तरफ जाता है, वो देखता है कि मिट्टी और टैलेंट्स वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां से गुजर रहे हैं और सब इसी अकेडमी के हैं। लेकिन यिथियन हिम्मत नहीं हारता। अंदर ही अंदर उसे पूरा विश्वास है कि उसका कॉपी टैलेंट उसे उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिसका उन्होंने सपना भी नहीं देखा होगा। वो जानता है कि आने वाले दिनों में वो और भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनने वाला है। 10 दिन बाद लिनहाई बेस 5th अकेडमी के मार्शल स्टेडियम नंबर 3 के अंदर एक इंस्ट्रक्टर मार्शल वॉरियर बनने के रास्ते पर लेक्चर दे रहा है। वो समझाता है कि ये सफर पहले मार्शल अप्रेंटिस बनने से शुरू होता है, जो आगे आने वाली हर चीज के लिए फाउंडेशन तैयार करता है। लेकिन मार्शल अप्रेंटिस बनने की शुरुआत बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक सीखने से होती है। अब से इंस्ट्रक्टर उन्हें वही टेक्निक सिखाने के लिए तैयार है। वो ग्रुप को बताता है कि इसका राज उनके सीने के सामने एक हवा का भंवर यानी एयर वॉर्टेक्स बनाना है, जो इस बात का साइन है कि उन्होंने बॉडी ट्रेनिंग की बेसिक समझ ली है। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, उसकी लीड फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स या तो बेहोश हो जाते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं या फ्रस्ट्रेशन में गिर जाते हैं। अपनी एनर्जी एक्टिवेट करने में भी उन्हें मुश्किल हो रही थी, लेकिन यिथियन बिल्कुल भी नहीं हिलता। अचानक एक स्टूडेंट घबराकर चिल्लाता है कि कोई बेहोश हो गया है, पर इंस्ट्रक्टर एक पल के लिए भी नहीं देखता। वो सख्ती से कहता है कि कमजोर लोगों को इग्नोर करो, यहाँ हारने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उसको उनसे बस एक चीज चाहिए, एक एयर वॉर्टेक्स बनाना, क्योंकि उसके बिना मार्शल वॉरियर बनने का 0 चांस है। इसी बीच यिथियन चुपचाप अपनी ही प्रॉब्लम से जूझ रहा है। वो सब कुछ आराम से ठीक कर रहा है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। एक हवा का झोंका तक नहीं। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है और वो अपने कमजोर टैलेंट को कोसने लगता है और उसे ही दोषी ठहराता है कि वो एक हवा का झोंका तक नहीं बना पा रहा। जैसे ही इंस्ट्रक्टर का सब्र खत्म होने लगता है, वो गुस्से में आ जाता है और इस क्लास को अपनी सबसे बेकार क्लास कहता है। सब लोग जमीन पर गिरे पड़े हैं, सब सिवाय यिथियन के, जो अभी भी खड़ा है, भले ही बड़ी मुश्किल से। इंस्ट्रक्टर ताना मारते हुए कहता है कि काश ये लूजर्स चेंडोंग से कुछ सीखें और आलसी इडियट्स की तरह बिहेव करने के बजाय अपना मोटिवेशन बढ़ाएं। बाद में यिथियन जैंगबाओ की तरफ मुड़कर पूछता है कि ये चेंडोंग कौन है।
जैंग मुस्कुराकर सारी डिटेल्स बताता है। चेंडोंग कोई आम स्टूडेंट नहीं बल्कि असली चीज है। उसे मार्शल अप्रेंटिस बनने में सिर्फ आधा महीना लगा और वो इतना इम्प्रेसिव था कि प्रिंसिपल ने भी उसे पर्सनल ट्रेनिंग के लिए ले लिया। यीतियान समझ जाता है कि चेंडोंग का टैलेंट बहुत हाई टियर का होगा। फिर जैंग बड़े गर्व से चेंडोंग का ऑटोग्राफ दिखाता है और कहता है कि जब चेंडोंग टॉप पर पहुंचेगा तो सिर्फ ये सिग्नेचर उसके कुछ महीनों का रेंट दे देगा। इस लड़के का अपना ही गेम चल रहा है। वो आगे बढ़ता है, हैंडशेक करता है और डोंग आराम से उसे गुड लक कहता है। तभी यीटियान को सब समझ आता है। बाद में वो स्टेटस विंडो के सामने खड़ा होता है जिस पर लिखा था मिड टियर टैलेंट कॉपीड एंड इट्स रेडी टू फ्यूज। अब तो टैलेंट रीपर को भी नहीं पता कि ये फ्यूजन कैसा होगा। उस लड़के को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि पहले उसे अंदर से बिजली का झटका क्यों लगा था, लेकिन वो उस सोच को साइड में रखकर सामने जो है उस पे फोकस करता है। वो आगे बढ़कर फ्यूजन ऑप्शन सिलेक्ट करता है। जैसे ही वो ऐसा करता है उसके सीने में एक तेज दर्द उठता है, जैसे कोई उसका दिल सीधे मीट ग्राइंडर में डाल रहा हो। अब इस किल चोर का दिमाग पिघलने जैसा लगता है। आखिरकार समझ आता है कि चोरी करना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। वो जमीन पर पड़ा है, बड़ी मुश्किल से टिका हुआ है। थोड़ी देर बाद स्टेटस विंडो चमकती है जो कंफर्म करती है कि उसका कल्टीवेशन टैलेंट सक्सेसफुली मिड टियर में अपग्रेड हो गया है। दर्दनाक था, पर रीपर को लगता है कि ये इसके लायक था। इतना सारा दर्द एक नई शुरुआत और अपने एक नए वर्जन के लिए। साथ ही कॉपी टैलेंट का कूलडाउन सिर्फ 30 दिन का है। वो सोचता है कि टाइम पूरा होने पर वो फिर से टैलेंट्स कॉपी कर सकता है, जो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। अब वो बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक ट्राई करने के लिए तैयार हो जाता है। पोजीशन में आने के बाद वो एक और कोशिश करता है और उसकी आंखों के सामने एक छोटा सा टॉर्नेडो बनने लगता है। अब सब कुछ इतना स्मूथ हो रहा है क्योंकि उसके पास मिड टियर टैलेंट है। इसके साथ उसे बड़ी पिक्चर दिखने लगती है और एक एलीट मार्शल वॉरियर बनना अब उतना दूर नहीं लगता, बल्कि एक ग्रेट मार्शल वॉरियर के लेवल तक पहुंचना अब पॉसिबल लगता है। 1 महीने बाद चांद की रोशनी में एक खतरनाक भेड़िया एक छत से दूसरी छत पर कूद रहा है। उसी समय एक बाप और बेटी डिनर का प्लान बना रहे हैं। इसी बीच येतियान अब एक मार्शल अप्रेंटिस है जिसके सामने एक लंबा रास्ता है एक सच्चा मार्शल वॉरियर बनने का। चेंडोंग को प्रिंसिपल से पर्सनल ट्रेनिंग मिल रही है तो येतियान सोचता है कि वो लड़का उससे कहीं ज्यादा तेजी से लेवल अप कर रहा होगा। पलक झपकते ही बाप के हाथ में जो लैंटर्न थी वो जमीन पर गिर जाती है क्योंकि वो वहशी भेड़िया उस पर झपटता है और उसे तुरंत मार देता है। छोटी लड़की की चीख खामोशी को चीर देती है और येतियान इस ब्रूटल सीन को देखकर जम जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। अचानक सब जगह पैनिक हो जाता है जब सबको रियलाइज होता है कि उनके बीच एक मॉन्स्टर है। हवा में चीखें गूंजती हैं, लोग सबको भागने के लिए चिल्ला रहे हैं। उनकी आवाज़ें डर से कांप रही हैं जब उन्होंने किसी को मरते हुए देखा। ये येतियान का पहला एक्सपीरियंस था किसी मॉन्स्टर को इतने पास से देखने का। जैसे ही वो जानवर छोटी लड़की के पास पहुंचता है, येतियान हिम्मत जुटाकर उसे रास्ते से हटा देता है। भेड़िया उनके ठीक पीछे था। उसे डर लगने लगता है जब उसे रियलाइज होता है कि जानवर बहुत तेज है, उन्हें भागने का बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा। तभी एक हीरोइक फिगर सीन में एंट्री मारता है, भेड़िए को पीछे से टक्कर मारता है और उनके नीचे की सड़क तोड़ देता है। सिल्वर मून वुल्फ घूमता है, उस फिगर पर गुर्राता है जिसने उसकी शिकार में दखल देने की हिम्मत की। वहां खड़ा था फेमस कैप्टन गेल वुल्फ, लेट आने के लिए माफी मांगते हुए। वो येतियान को लड़की को सुरक्षित रखने का ऑर्डर देता है जब तक वो जानवर को संभालता है। जैसे ही येतियान सांस लेता है और लड़की को पास पकड़ता है, गेल वुल्फ सीधा खड़ा हो जाता है, एक शो दिखाने के लिए तैयार। जैसे ही हीरो उस खतरनाक भेड़िए से टकराता है, येतियान जल्दी से छोटी लड़की की आंखें ढक देता है, उसे इस ब्रूटल सीन से बचाते हुए। गेल वुल्फ लड़ाई में उलझा हुआ तुरंत उस जानवर की जबरदस्त पावर को महसूस करता है, जैसे ये कोई आम मॉन्स्टर ना हो। उसे कचरे की तरह फेंकने के बाद भी वो समझ जाता है कि उसकी स्पीड को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक मुस्कान के साथ वो उस बड़े पपी को याद दिलाता है कि वो अकेला नहीं लड़ रहा। तभी उसकी 3 टीममेट्स आसमान से बिजली की तरह नीचे आते हैं, उसके पास लैंड करते हैं। जो उसने शुरू किया था उसे खत्म करने के लिए तैयार। जैसे ही गेल वुल्फ अपना मूव चलता है, उसके टीममेट्स उसे सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपनी तलवारों से जानवर को गहरा घाव देते हैं। एक पल के लिए उन्हें लगता है कि क्या पप्पी आखिरकार हार गया,
लेकिन तभी मॉन्स्टर एक हड्डी कपाने वाली चीख मारता है। उसके शरीर से एक लाल ऑरा उबलते हुए खून की भाप की तरह निकल रही थी। एक नज़र में ही वो लड़का समझ जाता है कि क्या होने वाला है। ये ब्लड बर्स्ट मोड में जा रहा है। वो दूसरों को सतर्क रहने की चेतावनी देता है क्योंकि चीज़ें अब बहुत खराब होने वाली हैं। उसका एक साथी कैप्टन को चेक करने के लिए दौड़ता है, जो अभी के लिए ठीक था, लेकिन तभी वो सब वुल्फी को भागने की कोशिश करते हुए देखते हैं, अंधेरे में घुसते हुए। गेल वुल्फ अपनी आंखें सिकोड़ता है, पहले से ही मूव में। वो इस पपी को यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाने देगा। अचानक हवा में पर्पल माना की एक लहर दौड़ जाती है। जब एक लड़की ठीक टाइम पर आती है, उसका तीर कमान पहले से ही खिंचा हुआ। गेल वुल्फ मुस्कुराता है। वो इस खूबसूरत आर्चर के आने का ही इंतजार कर रहा था। फिर वो अपना तीर छोड़ती है और वो हवा में सीटी बजाता हुआ सिल्वर मून वुल्फ के गले में साफ साफ जा लगता है। बस ऐसे ही वो जानवर जमीन पर गिरकर मर जाता है। गेल वुल्फ जोर से हंसता है, कहते हुए कि जानवर उनके स्क्वाड से लड़ने के लिए अभी भी बहुत कमजोर हैं। एक और टीममेट लड़की की तारीफ में सर हिलाता है, उसके स्नाइपिंग स्किल्स को टॉप टियर कहता है। इसी बीच येतियान चुपचाप मॉन्स्टर का स्टेटस चेक करता है। स्टेटस विंडो सिल्वर मून वुल्फ के गुण बताती है, लो टियर ब्लड टैलेंट और नॉविस टियर स्पीड टैलेंट। कागज पर कुछ खास नहीं, लेकिन इस तरह के जानवर के हाथों में ये इतना खतरनाक है कि अनजान फाइटर्स को परेशान कर दे। यहाँ तक कि छोटी लड़की भी हैरानी से आंखें फाड़े देख रही थी। भेड़िए की मौत के ब्रूटल सीन पर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन जैसे ही चीजें शांत होने लगती हैं, येतियान एक हल्की सी हरकत देखता है। भेड़िए का एक पंजा हिल रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। जबकि बाकी लोग शांत हो रहे थे, अपनी छोटी सी जीत का जश्न मना रहे थे और बड़बड़ा रहे थे कि स्पीड टाइप मॉन्स्टर्स हमेशा एक परेशानी होते हैं। वो पहले से ही ड्रिंक के प्लान बना रहे थे, जैसे सब खत्म हो गया हो। तभी गेल वुल्फ की इंस्टिंक्ट्स काम करती है। उसे महसूस होता है कुछ तो गड़बड़ है। बिना एक सेकंड बर्बाद किए वो सबको बुलाता है कि मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। गुस्से में सिल्वर मून वुल्फ अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, गुस्से से चिल्ला रहा है। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत जल रही थी, आसानी से हार मानने से इनकार कर रहा था। इस तरह के मॉन्स्टर हार नहीं समझते, वो अपनी जिद में डरावने होते हैं, आखिरी सांस तक लड़ते हैं। गेल वुल्फ की टीम तैयार खड़ी है, ऑर्डर्स का इंतजार कर रही है, लेकिन कैप्टन आगे बढ़ता है। वो उन्हें पीछे हटने को कहता है। ये कमजोर पप्पी उसके लिए है, उसे ही खत्म करना है। तभी वो बड़ा आदमी येतियान की तरफ मुड़ता है और उसे यहाँ से निकलने की चेतावनी देता है, कहते हुए कि ये एरिया अभी भी खतरनाक है। लेकिन येतियान इतना खोया हुआ है कि रिएक्ट ही नहीं कर पाता। गेल वुल्फ उस पर चिल्लाता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, लेकिन टैलेंट रीपर इसे अपनी पावर को असली टेस्ट देने का परफेक्ट मौका समझता है। बिना हिचकिचाए वो सीधा जानवर की तरफ बढ़ता है। हर चेतावनी को इग्नोर करते हुए वो अपनी मुट्ठी सिल्वर मून वुल्फ में दे मारता है और अगले ही सेकंड स्टेटस विंडो पॉपअप होती है, कहती है टैलेंट कॉपीड। येतियान पीछे उछलता है और सीधा भेड़िए के शरीर पर लैंड करता है। विंडो बार बार फ्लैश करती रहती है, वही मैसेज रिपीट करती है। दोनों हाथों से ये स्किल चोर मॉन्स्टर को दबाता है, उसके अंदर से एनर्जी की शॉक वेव्स भेजता है, जानवर को अंदर से रोशन कर देता है। जैसे जैसे वो उसके टैलेंट्स कॉपी करता रहता है, येतियान को इस मारपीट में मजा आने लगता है। उस लाश पर एक के बाद एक पंच मारता जाता है। आखिर में गेल वुल्फ बीच में आता है और उसे होश में लाता है, याद दिलाता है कि जानवर बहुत पहले ही मर चुका है। येतियान अभी भी भेड़िए को पकड़े हुए जानता है कि जानवर मर चुका है, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि टैलेंट सक्सेसफुली कॉपी हो गया है। यानी तभी गेल वुल्फ आगे बढ़ता है और अपनी टीम को सफाई का काम सौंपता है। वो अपने 3 लोगों को मरे हुए आदमी और सिल्वर मून वुल्फ की लाश दोनों को हटाने का ऑर्डर देता है, जबकि आर्शर को छोटी लड़की की देखभाल का काम दिया जाता है। जाने की तैयारी करते हुए गेल वुल्फ येतियान की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वो उससे अपनी स्क्वाड के मेंबर के रूप में दोबारा देखना चाहता है, जब येतियान मार्शल वॉरियर के रैंक तक पहुंच जाएगा। ये सोच येतियान को एक्साइटमेंट से भर देती है। वो पहले से ही उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वो उस जगह को हासिल करने के लिए काफी स्ट्रांग होगा। बाद में जब वो घर पहुंचता है तो सबसे पहले वो अपने चेहरे से खून धोता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसकी बहन को कुछ भी ना पता चले। अगर यायू उससे ऐसे देख लेती तो वो शायद चिंता कर करके बीमार हो जाती। साफ सुथरा होने के बाद वो बाथरूम से बाहर निकलता है और शांत घर से गुजरता है और देखता है कि यायू अपने बेड पर गहरी नींद में सो रही है, एक बच्चे की तरह हल्के से खराटे ले रही है। नींद में वो बड़बड़ाती है, बड़े भाई, और ये उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान ले आता है।
फिर शांत रात में बाहर आकर यितियान आखिरकार दिन भर के बोझ को महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि ये पहला दिन था जब उसने किसी असली मॉन्स्टर का सामना किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो जानवर थोड़ा सा ज्यादा मजबूत नहीं था, वो उन कहानियों के कनावरों से 100 गुना ज्यादा पावरफुल और डरावना था जो वो सुनते हुए बड़ा हुआ था। जैसे ही वो यायु को आराम से कंबल उड़ाता है, ये श्योर करते हुए कि वो गर्म और सुरक्षित है, उसके अंदर एक शांत सा इरादा बन जाता है। वो जानता है कि उसे जल्द ही मार्शल वॉरियर के स्टेटस तक पहुंचना होगा, क्योंकि एक दिन शायद वो ही अकेला अपनी बहन और ऐसे किसी डरावने सपने के बीच खड़ा होगा। अब उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल घूमने लगता है कि क्या मॉन्स्टर के टैलेंट्स को इंसानी शरीर में मिलाना पॉसिबल है। बेड पर वो अपने सामने स्टेटस विंडो को घूरता है। उसकी आंखें मॉन्स्टर के टैलेंट्स की डिटेल्स पर टिकी हुई हैं। वो अंदर से जानता है कि ये फ्यूजन जानलेवा हो सकता है, शायद पिछले वाले से भी ज्यादा दर्दनाक, लेकिन मजबूत बनने की जरूरत किसी भी डर से ज्यादा है। अगर इसका मतलब अपने प्यारों, खासकर अपनी बहन की रक्षा करना है, तो वो हर चीज का सामना करने के लिए तैयार है, चाहे रास्ता कितना भी ब्रूटल क्यों ना हो। स्पीड टैलेंट के लिए यितियान खुद को तैयार करता है। वो अपने मुंह में एक कपड़ा ठूस लेता है, आने वाले दर्द को सहने के लिए तैयार। जैसे ही वो फ्यूजन प्रोसेस शुरू करता है, दर्द एक तूफान की तरह उस पर टूट पड़ता है। ये उसके शरीर में तेजी से और लगातार फैल जाता है। हर लहर ऐसी लगती है जैसे उसके मसल्स और हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो रहे हों। वो अपने दांत भींच लेता है, ऐसे पकड़कर रखता है जैसे उसका अस्तित्व ही टूटने वाला हो। इस ब्रूटल फ्यूजन प्रोसेस के बीच कमरे में एक तेज क्रैक की आवाज गूंजती है और उसकी टांग तुरंत फ्रैक्चर हो जाती है। दर्द आग की तरह ऊपर उठता है। वो अपनी टांग को घूरता है। डर उसके अंदर समा रहा है। वो खुद से सवाल करता है कि क्या टैलेंट कॉपी करना फेल हो गया। शक उस पर हावी हो जाता है और एक सेकंड के लिए वो सोचता है कि क्या अपनी हद से आगे जाना एक गलती थी। उसका सर घूमता है और उसका शरीर ऐसा लगता है जैसे फिसल रहा हो। ये स्किल चोर जानता है कि वो अब गया। याऊ को बुलाने का ख्याल उसके दिमाग में आता है, लेकिन इससे पहले कि वो बोल पाता, अंधेरा उसे निगल जाता है। अगली सुबह वो एक झटके से उठता है। दिल जोर से धड़क रहा था, अभी भी अंदर तक हिला हुआ। सबसे पहले वो अपनी टांग चेक करता है और देखता है कि ना कोई फ्रैक्चर है, ना कोई चोट। सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता है। उसे नहीं पता कि रात में क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ उसने उसे एक सीरियस अपग्रेड दिया। उसका शरीर हल्का महसूस हो रहा है। वो जल्दी से स्टेटस विंडो खोलता है। यह सब कुछ कंफर्म कर देती है। यितियान, जिसके पास मिड ईयर कल्टीवेशन टैलेंट है, अब उसके पास एक नॉविस ईयर स्पीड टैलेंट भी है। टैलेंट कॉपी करना सफल रहा। बाद में 5th अकेडमी के एक झुंड में यितियान मुस्कुराते हुए टार्जन की तरह जंगल में उछल रहा है, पेड़ों से कूद रहा है और आसानी से लैंड कर रहा है। वो एनर्जी से भरा हुआ है और खुद को एक नए वर्जन जैसा महसूस कर रहा है। जैसे ही वो अपना नया टैलेंट टेस्ट करता है, एक पत्ता हवा में नीचे गिरता है और परफेक्ट टाइमिंग के साथ यितियान उसे बिना कोशिश किए पकड़ लेता है। कोई शक नहीं कि सिल्वर मून वुल्फ की फुर्ती कमाल की है। उसके बाद यितियान बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करने के लिए पोजीशन ले लेता है। वो सोचता है कि उसकी स्पीड अब शायद एक मार्शल वॉरियर के बराबर है, लेकिन उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ अभी भी बहुत कम है। अगर वो अपनी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ाने का कोई तरीका ढूंढ पाता तो बहुत अच्छा होता। अचानक झांग उसे बुलाता है, यितियान को झुंड में ट्रेनिंग करते हुए देखकर। वो पास आता है, इस टैलेंट रीपर के कंधे पर थपथपाता है और तुरंत फर्क महसूस करता है। यितियान अब सॉलिड लगता है, जैसे काफी मजबूत लड़का हो। झांग शर्त लगाता है कि वो पहले ही मार्शल अप्रेंटिस स्टेज पार कर चुका है। फिर वो हिम्मत करके पूछता है कि क्या यितियान और भी स्ट्रांग होने का तरीका ढूंढ रहा है, और सजेस्ट करता है कि वो मॉन्स्टर का खून पीने की कोशिश करे। ये अजीब आदमी आराम से मानता है कि खुद ऐसा करने के बाद वो पहले से कहीं ज्यादा तेजी से इम्प्रूव करने लगा है। पहले तो यितियान को उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन अब वो ये सुनकर सच में शॉक्ड है कि मॉन्स्टर के खून में इतनी पावर होती है। यितियान को थोड़ा बुरा लगता है कि उसने सिल्वर मून वुल्फ का खून लेने का मौका गवा दिया जब वो उसके सामने था, और ये कहकर यितियान की बात से अग्री करता है कि उसे हर मौके का पूरा लाभ उठाना चाहिए था। वो डिटर्मिन्ड है कि वो जल्द ही मॉन्स्टर का खून खरीद सकेगा। लेकिन तभी वो अजीब जंग मुस्कुराता है और कहता है कि अगर यितियान इंटरेस्टेड है तो वो मॉन्स्टर का खून हासिल करने का एक तरीका जानता है। बिल्कुल, यितियान और सुनना चाहेगा। तभी जंग हाई डिटेल्स बताता है। पता चलता है कि उनके लिंधाई बेस के बड़े लोगों ने शहर की ठीक बाहर एक नया वाइल्ड जोन खोला है। इससे 5 मेजर एकेडमीज के लिए एक एग्जाम एरिया बनाया गया है और एग्जाम पास करने का प्राइज मॉन्स्टर का खून ही है।
यितियान इस वाइल्ड जोन की डेंजर लेवल के बारे में पूछता है और जांग आराम से कहता है कि ये काफी लो है। ज्यादातर मॉन्स्टर्स पहले ही साफ कर दिए गए हैं, सिवाय कुछ बचे हुए कमजोर बच्चों के। यितियान सोचता है कि ये ट्राई करने लायक है। जांग तुरंत यितियान को एग्जाम के लिए अपनी स्क्वाड ज्वाइन करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। यितियान का चेहरा एकदम ब्लैंक हो जाता है, जैसे उसे फेशियल पैरालिसिस हो गया हो। साफ है कि उसे ऑफर एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो रही है। जैंग रोता है कि उसने ये टॉप सीक्रेट इन्फो सिर्फ इसलिए शेयर की क्योंकि वो अच्छे दोस्त है। यितियान माफी मांगता है लेकिन कहता है कि वो अगली बार ज्वाइन करेगा। जैंग उससे कोल्ड हार्टेड कहता है कि उसने इस तरह मना कर दिया, लेकिन सच तो ये है कि यितियान को टीम बनाना बहुत रिस्की लगता है। उसकी एबिलिटी अभी भी एक सीक्रेट है और इसे रिवील करना सब कुछ दांव पर लगा सकता है। वो सोचता है कि अकेले ही चीज़ों को संभालना ज़्यादा सेफ है। ये टैलेंट रीपर अब जोश में है और पहले से ज़्यादा डिटरमाइंड है आगे बढ़ने के लिए, उस मॉन्स्टर के खून को हासिल करने के लिए और आखिरकार मार्शल वॉरियर के रैंक तक पहुंचने के लिए। 1 महीने बाद 5th एकेडमी के मेन ऑफिस में प्रोफेसर जानना चाहता है कि अब किसी ने इन्फो लीक की है, क्योंकि यितियान ने एग्जाम इनविटेशन के बिना ही साइन अप कर लिया। हिचकिचाते हुए यितियान सिचुएशन समझाता है। वो पहले से ही एक मार्शल अप्रेंटिस है, इसलिए वो रजिस्टर करने के लिए क्वालिफाइड है। फ्रस्ट्रेटेड होकर प्रोफेसर उस पर एक लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीमेंट फेंकता है। भले ही वो चाहता है कि ये बच्चे थोड़ा और जिएं, लेकिन अगर यितियान एग्जाम देना चाहता है तो उसे इस पर साइन करना होगा। फिर गुस्से और चुनौती के मिले जुले भाव से प्रोफेसर उससे कहता है कि अगर मरने से डर लगता है तो निकल जाओ। कुछ देर बाद यितियान हल्की सी मुस्कान के साथ ऑफिस से बाहर निकलता है। वो पहले ही एग्रीमेंट साइन कर चुका है। उसके जाने के बाद प्रोफेसर ताना मारता है। सोचता है कि क्या स्टूडेंट सच में मानते हैं कि इस तरह के एग्जाम्स उनके लिए बने हैं। अपनी ही एक मुस्कान के साथ वो बड़बड़ाता है कि यितियान को इसका पछतावा होगा। यायू उठती है और अपने भाई को आवाज देती है, लेकिन स्वादिष्ट खाने की खुशबू उसे ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ खींचती है, जहां सब कुछ पहले से तैयार था। उससे यितियान का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो 3 दिन में वापस आएगा क्योंकि उसके स्कूल में एक इवेंट है। ये पढ़कर यायू सोचती है कि ऐसा कौन सा इवेंट है जिसमें इतना टाइम लगता है, और चुपचाप अपने भाई की सलामती की दुआ करती है। जब यितियान लोकेशन पर पहुंचता है तो 5th एकेडमी के स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट से भरे होते हैं। वहां 5 मेजर एकेडमीज के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। इसी बीच मो श्याओ अपने 1st एकेडमी के बॉडीगार्ड के साथ 5th एकेडमी के स्टूडेंट्स पर नफरत भरी नजर डालता है। उन्हें कचरे वाली एकेडमी का कचरा कहता है। उसका बॉडीगार्ड मजाक में सजेस्ट करता है कि उसे मॉन्स्टर्स और इंसानों दोनों का शिकार करना चाहिए ताकि कमजोर लोग खत्म हो जाएं। जांग बाओ मो श्याओ की तरफ इशारा करके यितियान को बताता है कि वो मू फैमिली की यंग जनरेशन के सबसे स्ट्रांग लोगों में से एक है। ये जानकर कि पॉलिटिकल फैमिलीज कितनी घमंडी होती हैं, यितियान जल्दी से समझ जाता है कि श्याओ भी बस एक ईगो वाला लड़का है। अचानक एक लड़का अपनी तलवार म्यान में लिए हुए सीधा 1st एकेडमी के कैंप में घुस जाता है। उसकी आंखें मो श्याओ पर तीखी निगाहों से टिकी हुई थी। स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं, पूछते हैं कि वो उनके कैंप में घुसा कैसे, लेकिन वो लड़का साफ गुस्से में उन्हें इग्नोर करता है और श्याओ को सामना करने के लिए चैलेंज करता है। वो कहता है कि वो यहाँ उससे टुकड़ों में काटने आया है। ये सुनकर श्याओ बस मुस्कुराता है, साफ करते हुए कि वो इस लड़के को फिर से हराने के लिए तैयार है। यितियान उन्हें ऐसे झगड़ते देख क्यूरियस हो जाता है। वो जानना चाहता है कि वो लड़का कौन है। गॉसिप किंग होने के नाते जैंगबा उससे बताता है कि वो लड़का लियुन किंग है, 2nd एकेडमी का एक जीनियस जिसे एक बार मो श्याओ ने हरा दिया था। 1st एकेडमी का प्रोफेसर स्टूडेंट्स पर चिल्लाता है कि बकवास बंद करो, याद दिलाता है कि ये लोग स्ट्रांग हैं और उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन यितियान को कोई परवाह नहीं होती और वो जोर जोर से ली युनचिंग के लिए चीयर करने लगता है। ली युनचिंग कंफ्यूज्ड और थोड़ा अजीब सा दिखता है। सोचता है कि ये अनजान लड़का कौन है और वो उसके लिए क्यों चीयर कर रहा है, जबकि वो एक दूसरे को जानते भी नहीं। तभी अथॉरिटीज को पता चलता है कि 2 दुश्मन लड़ने वाले हैं और एक अनाउंसमेंट होती है जो चेतावनी देती है कि जो कोई भी वाइल्ड जोन के बाहर लड़ाई शुरू करेगा उसे एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई चारा न बचा होने पर ली युनचिंग 1st एकेडमी के कैंप से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले कसम खाता है कि वो अपने दुश्मन को वाइल्ड जोन के अंदर नहीं छोड़ेगा। ज़ियाओ बस हंसता है और कुछ नहीं कहता। साफ है कि उसे मजा आ रहा है। दूसरी तरफ ली युनचिंग यितियान के पास जाता है और उसके लिए चीयर करने की हिम्मत की तारीफ करता है और उसका नाम पूछता है। जब यितियान अपना नाम बताता है तो वो ली युनचिंग के टैलेंट्स को
ऑब्जर्व करने का मौका भी लेता है। नोटिस करता है कि उसके पास लो टियर कल्टिवेशन टैलेंट और मिड टियर स्वॉर्ड टैलेंट है, जो यीतियान को काफी ठीक लगता है। यीतियान अपना हाथ बढ़ाते हुए सपोर्ट का एक फ्रेंडली जेस्चर ऑफर करता है। ली यूनचिंग को एनकरेज करता है कि वो अपना बेस्ट डे और आने वाले वाइल्ड जोन एग्जाम में मोशियाओ को पीछे छोड़ने का एम रखे। ली यूनचिंग हैरान होकर उससे हाथ मिलाता है और उससे भी गुड लक कहता है। ली यूनचिंग को ये नहीं पता था कि ये असल में यीतियान की एक चालाक चाल थी, जिसने हैंडशेक का इस्तेमाल करके चुपके से ली यूनचिंग का स्वॉर्ड टैलेंट कॉपी कर लिया। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है कि एग्जाम शुरू हो गया है, फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स को वाइल्ड जोन में एंटर करने के लिए बुलाया जाता है। बिना हिचकिचाए वो सब अंदर भाग जाते हैं। इसी बीच ली यूनचिंग अपनी टीम ढूंढने निकल जाता है, इस बात से चिढ़ा हुआ कि स्टूडेंट्स को उनकी एकेडमी के ऑर्डर के हिसाब से एंटर करना पड़ रहा है। जैसे ही वो जाता है, यीतियान एक छुपी हुई जगह पर जल्दी से जाता है, जहां वो कॉपी किए गए टैलेंट को आराम से फ्यूज कर सके। जब वो फ्यूजन शुरू करता है तो एक पावरफुल एनर्जी की लहर उसके शरीर से गुजरती है, जिससे तेज दर्द होता है। भले ही वो ये 2-3 बार पहले भी कर चुका है, लेकिन वो अभी भी इसकी पूरी तरह से आदत नहीं डाल पाया है। हालांकि वो दर्द सहने में बेहतर हो रहा है। जब स्वॉर्ड टैलेंट पूरी तरह से फ्यूज हो जाता है तो उसके चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक वेव फैल जाती है। नई पावर को टेस्ट करने के लिए यीतियान पास के पेड़ों पर वार करता है, जो सालों से उगे हुए थे, और एक ही वार में वो उन्हें काट देता है, जिससे वो खुद हैरान और चकित रह जाता है। उसका स्टेटस विंडो तुरंत अपडेट हो जाता है। अब उसमें मिड टियर कल्टिवेशन टैलेंट, नोविस टियर स्पीड टैलेंट और मिड टियर स्वॉर्ड टैलेंट दिख रहा था। थोड़ी देर बाद एक अनाउंसमेंट होती है कि पहली 4 अकेडमीज वाइल्ड जोन में एंटर कर चुकी हैं, और आखिर में 5th अकेडमी की बारी आती है। 5th अकेडमी के स्टूडेंट्स, जिनमें जैंगबाओ और यीतियान भी शामिल हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे आने वाली हर चीज का सामना करने के लिए तैयार। वाइल्ड जोन में एंटर करते ही सारे स्टूडेंट्स अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। यीतियान एक रास्ते पर अकेला चलता है, अलर्ट और सावधान रहते हुए। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई चीज उसके पीछे आ रही है। बिना एक सेकंड बर्बाद किए वो घूमता है और देखता है कि एक बड़ा सा सांप उसकी तरफ तेजी से आ रहा है। यीतियान हवा में ऊंचा उछलता है और पलक झपकते ही अपनी तलवार से मॉन्स्टर को मार गिराता है। सांप बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। अपनी जीत के सबूत के तौर पर यीतियान उसकी एक आंख निकाल लेता है और अपना पहला पॉइंट हासिल करता है। लड़ाई के बाद यीतियान को एहसास होता है कि ये जानवर काफ़ी कमज़ोर हैं, लेकिन एग्ज़ाम के रूल्स के मुताबिक एक स्टूडेंट जितने ज़्यादा जानवर मारेगा, उसकी रैंक उतनी ही ऊंची होगी। टॉप पार पहुंचने के लिए डिटर्मिन्ड, यीतियान फर्स्ट प्लेस हासिल करने का मन बना लेता है, चाहे कुछ भी हो। टॉप स्कोरर के लिए रिवॉर्ड में 3 मिड टियर बीस्ट ब्लड और 100,000 UN है, जो कोई छोटा प्राइज नहीं है। यीतियान जानता है कि उसके आगे एक लंबा रास्ता है और इन रिवॉर्ड्स को हासिल करने के लिए उसे शिकार करते रहना होगा। अपनी स्पीड टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदना शुरू कर देता है और जानवर ढूंढने के लिए आगे बढ़ता रहता है। तभी वो अपने दोस्त जैंग को मॉन्स्टर्स के भीड़ में फंसा हुआ देखता है। जैंग डर से जम गया था, कांप रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। बिल्कुल भी अपने बचाव नहीं कर पा रहा था। जैसे ही एक फ्लैंक्ड वुल्फ उस पर झपटा, यीतियान तुरंत रिएक्ट करता है। वो एक कमान उठाता है, तीर चलाता है और उस जानवर को प्रिसिजन से मार देता है। जैंगबाओ की आंखें यीतियान को देखकर हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अभी भी डरा हुआ जैंग उसे चेतावनी देता है कि इन मॉन्स्टर्स से मत लड़ो। कहता है कि यीतियान भी इन खतरनाक फ्लैंज्ड वुल्फ से लड़ने के लिए बहुत कमज़ोर है। ये सुनकर यीतियान के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और अपनी स्पीड और स्वॉर्ड टैलेंट्स की मिलीजुली ताकत से वो जानवरों के चारों तरफ एक धुंध की तरह घूमता है, उन्हें सेकंड्स में 2 टुकड़ों में काट देता है। जब सारे मॉन्स्टर्स मर जाते हैं, यीतियान उनकी लाशों के बीच शांति से खड़ा रहता है, बिल्कुल बेअसर। इसी बीच जैंग जमकर खड़ा रहता है, इतना हैरान कि एक शब्द भी नहीं कह पाता। ये विश्वास करने में मुश्किल हो रही थी कि उसने अभी क्या देखा। उसके लिए सब कुछ अनरियल लग रहा था। मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद यीतियान अपनी तलवार से फ्लैंज्ड वुल्फ का दांत निकालता है। फिर जैंग की तरफ देखता है कि क्या वो इसे रखने में ठीक है, लेकिन जैंग का इसमें कोई कहना नहीं था। यीतियान ने उन्हें मारा था, इसलिए ये फेयर है कि रिवॉर्ड वही रखे। जैंग को इतना थका हुआ देखकर यीतियान पूछता है कि क्या वो सच में इस हालत में आगे बढ़ने का सोच रहा है, लेकिन जैंग ने पहले ही अपना मन बना लिया है। उसने एग्जाम छोड़ दिया है, कहते हुए कि ये बहुत खतरनाक है और वो बस किस्मत वाला है कि बिना चोट के बच गया। उसके सारे टीममेट्स बुरी तरह घायल हैं, इसलिए उसकी प्रायोरिटी अब उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना है। यीतियान के दोबारा निकलने से पहले
जैंग उससे एक रूमर के बारे में चेतावनी देता है, वाइल्ड जोन में एक सूडो बीस्ट की मौजूदगी। येतियान को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो जैंग समझाता है कि उसने सुना है कि फर्स्ट एकेडमी का एक ग्रुप 10 मीटर से भी लंबे एक जायंट स्पॉटेड स्नेक का शिकार कर रहा है। ये कोई आम सांप नहीं है, ये एक सूडो बीस्ट है, आम मॉन्स्टर्स से कहीं ज्यादा मजबूत और रेयर। इसे हराना 500 पॉइंट्स के बराबर है, जो शायद सबसे ज्यादा अवेलेबल स्कोर है। जैसे ही वो ये सुनता है, येतियान जांग पर दबाव डालता है कि वो उससे जानवर की लोकेशन बताए। हिचकिचाते हुए जांग कहता है कि वो साउथ ईस्ट में है। बिना एक पल गवाए येतियान उस दिशा में दौड़ जाता है, ये जानते हुए कि अगर वो 500 पॉइंट्स हासिल कर लेता है तो फर्स्ट प्लेस पक्का उसका होगा। जब येतियान साउथ ईस्ट पहुंचता है तो वो फर्स्ट एकेडमी की यूनिफॉर्म में स्टूडेंट्स को जमीन पर घायल या मरा हुआ पड़ा देखता है। वो एरिया स्कैन करता है और पास में एक बड़ा सा विस्फोट होते हुए नोटिस करता है। वो उसके सोर्स का पीछा करता है और एक छत पर चढ़ जाता है, जहां से उसे एक विशाल सूडो बीस्ट का साफ नज़ारा मिलता है जो तबाही मचा रहा था। फर्स्ट एकेडमी के ज्यादातर स्टूडेंट्स मो स्याओ सहित मॉन्स्टर के साथ लड़ाई में लगे हुए थे, लेकिन ये साफ था कि जानवर पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो चुका था। स्याओ ऑर्डर्स चिल्ला रहा था, अपनी टीम से जानवर को गिराने और 500 पॉइंट सिक्योर करने के लिए कह रहा था। उसका बॉडीगार्ड लड़ाई को गौर से देखते हुए नोटिस करता है कि जानवर थकने लगा है और जल्दी से स्याओ को इन्फॉर्म करता है कि अभी हमला करने का परफेक्ट टाइम है। जैसे ही वो आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं, सूडो बीस्ट गुस्से से भरा हुआ एक गरजदार दहाड़ मारता है जो जमीन में शॉक वेव्स भेजती है। मो शियाओ दहाड़ सुनकर एजी से जमीन से उछलता है, बाकी काम खुद करने का फैसला करता है। अपने चेहरे पर एक गंदी मुस्कान के साथ वो आगे बढ़ता है और अपनी तलवार से मॉन्स्टर पर वार करता है। अगले ही सेकंड वो ब्लेड को सूडो बीस्ट के सर में घुसा देता है, उसमें से तुरंत खून निकलने लगता है। तुरंत उसे मॉन्स्टर की पूंछ से एक जोर का झटका लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर के सर से गिर जाता है। शियाओ एक बिल्डिंग के पास जमीन पर गिरा है, जिससे दीवार में एक बड़ा सा डेंट पड़ जाता है। कुछ सेकंड्स बाद वो अपना सर उठाता है, उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी क्योंकि 500 पॉइंट्स अब उसके थे। सूडो बीस्ट आखिरकार जमीन पर गिर चुका था। ये पास की एक बिल्डिंग के छत से देखते हुए येतियान को लेट होने का अफसोस होता है। इसी बीच मो शियाओ अपने बॉडीगार्ड की तरफ चलता है, जो सम्मान में झुककर अपने मास्टर को 500 पॉइंट स्कोर करने पर बधाई दे रहा है। शाओ हमेशा की तरह घमंडी एग्जाम्स में फर्स्ट प्लेस का दावा करता है। अब अचानक मॉन्स्टर का स्किन कलर बदल जाता है और वो अपनी खून से भरी आंखें खोलता है। बिना एक सेकंड गवाए वो जमीन से उठता है, जोर से दहाड़ता है। स्टूडेंट्स डर जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर का गुस्सा अब दुगना हो गया है। वो स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचा रहा है। शाओ को विश्वास नहीं होता कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई, लेकिन इससे पहले कि कोई और रिएक्ट कर पाता, मॉन्स्टर आसमान में उड़ जाता है और भाग जाता है, पीछे तबाही और बर्बादी छोड़ जाता है। तभी शाओ को एहसास होता है कि ये सिर्फ एक सूडो बीस्ट नहीं था, ये एक पूरा मॉन्स्टर था। इस बात को ध्यान में रखते हुए बाकी अकेडमीज के सभी जिंदा स्टूडेंट्स शाओ और उसकी टीम के साथ उसके पीछे जाने का फैसला करते हैं। मॉन्स्टर्स 1000 पॉइंट्स के बराबर हैं और उनमें से कोई भी इस तरह का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता, ये जानते हुए कि उनके पहले के हमलों ने उसे पहले ही कमजोर कर दिया है। शाओ समझता है कि उन्हें उससे जल्दी पकड़ना होगा, इससे पहले कि कोई और काम खत्म कर दे और रिवॉर्ड ले जाए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी सारी कुर्बानियां और मेहनत बेकार चली जाएगी। इसी बीच येतियान एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा है, एक पावरफुल एनर्जी की लहर से घिरा हुआ। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान है। उसने जो स्किल्स कॉपी की हैं, उनकी बदौलत वो जानता है कि वो शाओ और दूसरों से तेज है, और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 1000 पॉइंट्स का मॉन्स्टर इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। बिना टाइम बर्बाद किए वो सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला करता है। अपनी स्पीड और पावर को हद तक पुश करता है। उसका ऑरा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है और अपनी आंखों में अटल निश्चय के साथ वो आसमान में छलांग लगा देता है। कुछ ही सेकंड्स में वो एक बड़ी दूरी तय करता है, मॉन्स्टर को पकड़ने और ट्रैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद विशाल मॉन्स्टर एक टूटे फूटे मलबे वाली बिल्डिंग की तरफ रेंगता है, अपने पीछे गाढ़ा बैंगनी रंग का म्यूकस छोड़ता हुआ छिपने की कोशिश करता है। ठीक उसी पल येतियान सीन पर पहुंचता है, आराम से जमीन पर लैंड करता है। वो जल्दी से नोटिस करता है कि फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स अभी तक उस एरिया में नहीं पहुंचे हैं और मॉन्स्टर द्वारा छोड़ा गया ताज़ा म्यूकस देखता है। बिना हिचकिचाए वो झुकता है और उसे छूता है।
ये पता लगाने की कोशिश करता है कि मॉन्स्टर कितनी देर पहले यहाँ से गुजरा है। निशान का पीछा करते हुए वो मलबे वाली बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है और ठीक बाहर रुक जाता है। अंदर की मौजूदगी को महसूस करते हुए शांत खड़ा रहता है। 1000 पॉइंट्स अकेले हासिल करने के ख्याल से उसके चेहरे पर एक लालची मुस्कान फैल जाती है। जैसे ही यीटियान सावधानी से बिल्डिंग में घुसता है, उसे तुरंत मॉन्स्टर की तेज गंदी बदबू आती है। भले ही वो जानता है कि वो पास में ही है, वो बिना डरे आगे बढ़ता है। उसकी एनर्जी उसके आसपास की जगह में फैलने लगती है। जब वो आसपास देखता है तो उसकी आंखें अचानक हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसके माथे से ठंडे पसीने की एक बूंद टपकती है। ठीक उसके सामने वो विशाल मॉन्स्टर होता है। उसका मुंह खुला हुआ और वो छत से टपकने वाला कोई लिक्विड पी रहा होता है। इसका सोर्स एक अजीब सा चमकदार पत्थर है और उससे गिरने वाला लिक्विड साफ तौर पर साधारण पानी नहीं है। यीटियान टाइम बर्बाद नहीं करता और अपनी तलवार म्यान से निकाल लेता है। उन 1000 पॉइंट्स को पहले हासिल करने और उस अजीब लिक्विड से बाद में निपटने के ख्याल से मुस्कुराता है। अपनी आंखों में जलते हुए इरादे के साथ वो सीधा मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन जानवर उसे महसूस कर लेता है और तुरंत रिएक्ट करता है। वो हवा में उम्मीद से ज्यादा तेजी से ऊंचा उछल जाता है, जिससे यीटियान सरप्राइज हो जाता है। जैसे ही यीटियान बचने की कोशिश करता है, मॉन्स्टर अपना हाथ जमीन पर दे मारता है, जिससे एक शक्तिशाली झटका लगता है और वो जोर से पीछे फेंका जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानता। वो जल्दी से अपनी कमान पकड़ता है और पलक झपकते ही 3 तीर खींचकर मॉन्स्टर पर चला देता है। उनमें से 2 सीधे जानवर की आंखों में जा लगते हैं और जैसे ही खून निकलता है, जानवर दर्द और पीड़ा में चिल्लाता है। वो अपनी तलवार को कस के पकड़ते हुए फिर से मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है और मॉन्स्टर पर वार करता है। उस वार की ताकत इतनी ज्यादा थी कि यीटियान के हाथ उसकी तीव्रता से कांप रहे थे। मॉन्स्टर के शरीर से नीचे दौड़ते हुए वो अपनी तलवार से मॉन्स्टर का मांस काटने लगता है। दर्द में तड़पता हुआ मॉन्स्टर अपना खून हर जगह छिड़कता है। इससे पहले कि बड़ा सा मॉन्स्टर जमीन पर गिरता, यीटियान पहले ही उसके शरीर से कूद चुका होता है। जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, यीटियान एक शैतानी मुस्कान के साथ चैन की सांस लेते हुए मुस्कुराता है, ये मानते हुए कि अगर मोशिया और उसके ग्रुप ने मॉन्स्टर को पहले कमजोर ना किया होता तो वो उससे कभी नहीं मार पाता। उसका ध्यान फिर उस लिक्विड की तरफ जाता है, ये सोचते हुए कि वो क्या है। हालांकि उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक मॉन्स्टर इसके पीछे था। इसका मतलब ये किसी तरह का खजाना है। बिना और दिमाग लगाए वो टपकते लिक्विड को अपने फ्लास्क में जमा कर लेता है, ये फैसला करते हुए कि इसकी जांच बाद में करेगा। इसके अलावा यीटियान ने मॉन्स्टर की एक आंख अपनी तलवार से निकाल ली, इस सबूत के तौर पर कि वो मारा जा चुका है। और क्योंकि एक मॉन्स्टर के दिल का खून बेहद कीमती होता है, उसने उससे भी एक दूसरे फ्लास्क में जमा कर लिया। जैसे ही बूंदों से भरा पत्थर फ्लास्क को आधा भर देता है, यीटियान सोचता है कि ये काफी से ज्यादा है। आखिरी बार वो छत पर लगे पत्थर को देखता है। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि इस चीज को मोशियाओं के ध्यान का केंद्र न बनने दे, इसलिए बिना दूसरा सोचे वो जल्दी से छत से लटके पत्थर को काट देता है, उसे बैग में डाल लेता है। इसके साथ यीटियान जाने का फैसला करता है, इस बात से संतुष्ट कि इन सब चीजों के साथ वो निश्चित रूप से पहले स्थान पर आएगा। इसी बीच कुछ देर बाद फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स सीन पर पहुंचते हैं और मॉन्स्टर को मारा हुआ पाते हैं। जब वो लाश की जांच करते हैं तो उनके बीच जल्दी ही घबराहट फैल जाती है, जब उन्हें पता चलता है कि उसकी एक आंख निकाल ली गई है और उसका दिल खून से पूरी तरह खाली है। मोशियाओं का बॉडीगार्ड इस नज़ारे से हैरान रह जाता है और अपने मास्टर की तरफ मुड़कर पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब बस एक बेजान लाश बची है जिसकी अब कोई असली कीमत नहीं है। शियाओ की मुट्ठियां गुस्से से कांपती हैं और उसके दांत किसकिसाते हैं। जब उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, ये जानने की मांग करता है कि किसने उसकी 1000 पॉइंट वाली ट्रॉफी चुराने की हिम्मत की जो उसकी थी। वो कसम खाता है कि जिसने भी ये लिया है उसे ढूंढकर बर्बाद कर देगा। यीटियान उसी बिल्डिंग में छिपा रहता है, चुपचाप फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स को देखता रहता है। बारिश की बूंदें लगातार गिरती हैं, उसे भिगो देती हैं जब वो ऊपर से देख रहा होता है। तभी वो ग्रुप को बिल्डिंग से निकलते हुए देखता है। एक आदमी मोशियाओं को सुझाव देता है कि जिसने भी पॉइंट्स चुराए हैं वो जरूर अंदर गया होगा, जिससे शियाओ उनके सामने आने वाले हर किसी की पूरी तलाशी लेने का ऑर्डर देता है। वो साफ कर देता है कि उन्हें चोर को ढूंढना ही होगा, चाहे कुछ भी हो, और वो इसके लिए जिम्मेदार शख्स को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। यीटियान सब कुछ सुन लेता है और समझ जाता है कि उसे कुछ देर के लिए नजरों से दूर रहना होगा, वरना पकड़े जाने का खतरा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो हवा में उछलता है, ऊंची आधे टूटे बिल्डिंग्स के बीच से गुजरता हुआ, सोच में डूबा हुआ। जल्दी या देर से सभी स्टूडेंट्स मोशियाओं सहित सच जान जाएंगे। जब वो 3 दिन में एग्जाम के अंत में मॉन्स्टर के हिस्से पॉइंट कैलकुलेशन के लिए जमा करेगा तो ये साफ हो जाएगा कि वही था जिसने 1000 पॉइंट्स के मॉन्स्टर को हराया था।
तब तक वो चुपचाप रहने और भी मजबूत बनने पर ध्यान देने का फैसला करता है। तभी येतियान को एक ऐसी जगह दिखती है जो पनाह के लिए ज्यादा सुरक्षित लगती है और वहां उतर जाता है। वो अपना बैग खोलता है और मॉन्स्टर के खून को देखता है, ये सोचते हुए कि इससे पीकर वो कितना मजबूत हो सकता है। बिना दूसरा सोचे वो उसे गटक जाता है। स्वाद बिल्कुल घटिया है, लेकिन येतियान के लिए अपनी बहन की रक्षा के लिए ताकत हासिल करना हर कीमत के लायक है। जब वो दूर अपने स्कूल में उसके बारे में सोचता है या यूं सोचती है कि उसका भाई कैसा होगा, वापस येतियान के साथ एक शक्तिशाली एनर्जी की लहर उसे घेर लेती है और उसकी कल्टीवेशन स्पीड नॉर्मल से लगभग 4 गुना तेजी से बढ़ने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि चैन डोंग और बाकी लोग इतनी जल्दी इतने मजबूत क्यों हो रहे थे। सिर्फ 2.5 दिन बाकी होने पर वो जानता है कि उसे जितना हो सके उतनी मेहनत से कल्टीवेट करना होगा। 3 दिन बाद अकेडमी का एग्जामिनर सबके पॉइंट्स रिकॉर्ड करना शुरू करता है। ली युनक्विंग आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है, उसके चेहरे पर गर्व का भाव है और एग्जामिनर से अपना स्कोर घोषित करने के लिए कहता है। उसके 195 पॉइंट्स हैं, जिसे वो एक ठोस परिणाम मानता है। कई स्टूडेंट्स प्रभावित होते हैं, स्वीकृति में सिर हिलाते हैं, जब तक कि मो श्याओ और उसका बॉडीगार्ड नहीं आ जाते। एक स्मग मुस्कान के साथ श्याओ दूसरों का इतने कम स्कोर्स का जश्न मनाने पर मजाक उड़ाता है। फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ वो अपना बैग एग्जामिनर को दे देता है। पूरा अरीना अफरा तफरी में डूब जाता है जब एग्जामिनर उसका कुल 427 पॉइंट्स घोषित करता है। लिन युनक्विंग जलन से भरा हुआ मो शियाओ पर पॉइंट्स चुराने का आरोप लगाता है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट साफ तौर पर प्रभावित होते हैं और अब तक की सबसे ज्यादा स्कोर के लिए उससे बधाई देने लगते हैं। हालांकि शिया का चेहरा उतर जाता है जब वो मानता है कि असली सबसे ज्यादा स्कोर 1000 होना चाहिए, क्योंकि कोई और उस नंबर के साथ नहीं आया है। एग्जामिनर निष्कर्ष निकालता है कि जो भी अब तक नहीं लौटा है वो शायद मर चुका है और उसके आधार पर मो शियाओ को एग्जाम में पहला स्थान दिया जाना चाहिए। जैसे ही फैसला अंतिम लगता है, कदमों की आवाजों से इलाके में गूंजती है, सबका ध्यान खींचती है। स्टूडेंट्स और एग्जामिनर सभी उस सोर्स की तरफ मुड़ते हैं और दूर से उन्हें एक परछाई आती हुई दिखती है। हवा में उत्सुकता भर जाती है जब वो ध्यान से देखते हैं, ये जानने के लिए उत्सुक कि ये रहस्यमयी स्टूडेंट आखिर है कौन। वो स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि येतियन निकलता है। वो आत्मविश्वास से एग्जामिनर के पास जाता है और अपना बैग सौंपता है जिसमें मॉन्स्टर की आंखें हैं। एग्जामिनर साफ हैरान होकर जोर से येतियन का स्कोर 1163 घोषित करता है। उसे इस साल के प्रैक्टिकल एग्जाम का टॉप स्कोरर घोषित करता है। उसके इनामों में मॉन्स्टर ब्लड की 3 बोतलें और 1 लाख रुपए नगद शामिल हैं। येतियन के दोस्त उत्साह से उसके लिए चीयर करते हैं, जबकि ली युनचिंग विश्वास न करते हुए वहां खड़ा रहता है, ये सोचते हुए कि इस बच्चे ने ऐसी जीत कैसे हासिल कर ली। इसी बीच मो शियाओ दांत पीसता है, ये समझते हुए कि वो सबके सामने छोटा पड़ गया है। जो चीज और भी ज्यादा चुभती है वो ये जानना है कि जिसने उससे हराया है वो 5th अकेडमी से है। अपनी आंखों में शांत क्रोध के साथ वो अपने बॉडीगार्ड को येतियन के बारे में सब कुछ पता लगाने का इशारा करता है। तनाव के बावजूद ज़ैंगबाओ गर्व से चमकता है, 1st अकेडमी के स्टूडेंट्स के सामने फ्लेक्स करते हुए और शेखी बघारते हुए कि उसके दोस्त ने अभी कुछ लेजेंडरी किया है। दूसरी तरफ 5th अकेडमी का प्रोफेसर वैसी खुशी महसूस नहीं करता। वो चिंतित दिखता है, ये जानते हुए कि येतियन ने अब मो परिवार जैसे शक्तिशाली परिवार से दुश्मनी मोल ले ली है, और डरता है कि ये जीत उसकी जान ले सकती है। बाद में टॉप 3 प्रतिभागी येतियन, श्याओ और लिन युनक्विंग अपनी फोटोज खिंचवा लेते हैं, जिससे प्रैक्टिकल परीक्षा का आधिकारिक रूप से अंत हो जाता है, जिसके बाद पुरस्कार वितरण होता है। जब वो पोडियम पर एक साथ खड़े होते हैं, श्याओ येतियन पर एक ताना भरा कॉम्प्लीमेंट मारता है, उसे चुराने की हिम्मत की तारीफ करता है। लेकिन इससे पहले कि तनाव बढ़े, लिन युनक्विंग बीच में आता है और येतियन का बचाव करता है, ये बताते हुए कि श्याओ की तरह ही येतियन ने भी अपने पॉइंट्स अपनी क्षमता से हासिल किए हैं। अभी भी अपने गर्व पर अटके हुए श्याओ दावा करता है कि वो सबसे मजबूत है, जिससे येतियन उससे वहीं और उसी वक्त एक लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, जब भी वो तैयार हो, ताकि वो तय कर सकें कि असल में उस खिताब का हकदार कौन है। ये 3 जानता है कि जब आप किसी शक्तिशाली या राजनीतिक रूप से जुड़े हुए शख्स के निशाने पर आ जाते हैं तो भागने का कोई विकल्प नहीं होता। एकमात्र विकल्प इतना मजबूत बनना है कि वो आपको दोबारा चुनौती देने की हिम्मत न करे। 3 दिन बाद येतियन आखिरकार घर लौटता है। यायू तुरंत दौड़कर उसे गले लगा लेती है और चेक करती है कि क्या वो घायल है। वो राहत महसूस करती है कि वो ठीक है। येतियन फिर उसे एक बड़ी रकम देकर सरप्राइज करता है, ये कहते हुए कि ये उसकी पढ़ाई और रहने के खर्चों के लिए है। उनका खेलकूद भरा पल तब रुक जाता है जब वो एक रहस्यमय किताब निकालता है, ट्रेजर्स की सचित्र पुस्तक।
यायु उत्साह से उसके पास बैठ जाती है जब वो उसके पन्ने पलटते हैं, और तभी यितियान को उसी पत्थर की तस्वीर दिखती है जो उसने अपने शिकार के दौरान छत पर देखा था। इसे टेरर और एलिक्सर कहते हैं, एक दुर्लभ पदार्थ जो किसी व्यक्ति की कल्टीवेशन के लिए प्राकृतिक प्रतिभा को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। हालांकि ये सिर्फ कम या मध्यम स्तर की क्षमताओं वाले लोगों पर काम करता है। दिलचस्प बात यह है कि किताब में ये भी उल्लेख है कि और भी दुर्लभ टर्मोटिल स्टोन्स जो उच्च स्तर की मॉन्स्टर ने जरूर टेरर और एलिक्सर का इस्तेमाल करके खुद को मजबूत बनाया होगा, और अब उसने अनजाने में ये अत्यंत दुर्लभ खजाना उसकी असली कीमत जाने बिना ले लिया है। उसके विचार तब रुक जाते हैं जब यायु उससे टेरर और एलिक्सर देती है, जो अब एक छोटे फ्लास्क में रखा है। लेकिन यितियान को अब इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो बस मुस्कुराता है और यायु को इसके बजाय पीने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि अब उसकी बारी है मजबूत बनने की। यायु पूरी तरह से हैरान है। दोनों भाई बहन लाउंज में बैठे हैं, लेकिन उसे इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो एलिक्सर पीने से मना कर देती है, ये तर्क देते हुए कि उसने अभी तक अपनी प्रतिभा को जागृत भी नहीं किया है और ये बर्बाद हो सकता है। जब वो उसका स्टेटस विंडो चेक करते हैं तो कल्टीवेशन टैलेंट लो टियर और उसका पहला टैलेंट नॉविस टियर दिखता है, अभी भी अनजागृत। क्योंकि उसकी प्रतिभा लो टियर है, टेरर और एलिक्सर पीने के बाद निश्चित रूप से कुछ सुधार होना चाहिए। हालांकि यितियान को कोई अंदाजा नहीं है कि वो सुधार कितना बड़ा हो सकता है। फिर भी यायु सुझाव देती है कि वो इसे बेच दे, ये कहते हुए कि इतनी कीमती चीज की बहुत बड़ी कीमत मिलेगी। उसके बेकार सुझाव को नजरअंदाज करते हुए यितियान किताब को फिर से पलटता है और जानता है कि जिस जगह एलिक्सर मिला था वहां एक दुर्लभ टेरियल स्टोन भी हो सकता था। ये एहसास होते ही कि उसने उस जगह को नष्ट कर दिया, उसे पछतावा होने लगता है। अब अगर बात बाहर फैल गई तो संभावित खरीदार शायद विश्वास न करें कि उसके पास पत्थर नहीं है और उसके लिए उसके पीछे भी आ सकते हैं। याओयू हैरान है, इसे पूरी बर्बादी कहती है। एलेक्सर को भी बर्बाद न करना चाहते हुए यितियान जल्दी से उसे उठाता है और इससे पहले कि वो विरोध कर पाती उसका मुंह खोलकर उसे जबरदस्ती पिला देता है। याओयू घुर्राती और खांसती है, लेकिन फिर एक गर्म आरामदायक एहसास उसके अंदर फैल जाता है। हालांकि जब वो उसका स्टेटस फिर से चेक करते हैं तो उसका कल्टीवेशन टैलेंट अभी भी लो टियर दिखता है, जिससे यितियान सोचने लगता है कि क्या किताब गलत हो सकती है। याओयू को नींद आ रही है, वो लेटने और आराम करने का फैसला करती है। इसी बीच यितियान थोड़ा और इंतजार करने का फैसला करता है, ये सोचते हुए कि शायद एलिक्सर ने अभी तक अपना असर नहीं दिखाया है। लगभग 1 घंटे बाद यायू सोफे पर गहरी नींद में सो रही है, जबकि यितियान पास में ही उसी लाउंज में टेबल पर बैठा है। अचानक याओयू से प्रतिभा ऑरा की मजबूत लहरें निकलने लगती हैं। यितियान जल्दी से उसका स्टेटस विंडो चेक करता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसका कल्टीवेशन टैलेंट मिड टियर पर पहुंच गया है, पूरे 2 टियर्स की बढ़ोतरी। एक मिड टियर कल्टीवेशन टैलेंट के साथ उसकी दुर्लभ फ्रॉस्ट टैलेंट के साथ यितियान को यकीन है कि याओयू में भविष्य में एक टॉप रैंकिंग मार्शल वॉरियर बनने की पोटेंशियल है। ये एहसास उसके अपने इरादे को और मजबूत कर देता है। शाओ के बारे में सोचते हुए वो चुपचाप उससे चैलेंज करता है कि वो आगे आए, क्योंकि यितियान उससे कभी हारने से इनकार करता है। बाद में अपने कमरे में वापस आकर यितियान फिर से मॉन्स्टर का खून पी रहा है, जिसका स्वाद उसने कभी चाहा था उससे भी बुरा है, यहाँ तक कि पक्की से भी बुरा। लेकिन इस भयानक स्वाद को कम करने के लिए वो मूंगफली चबाता है, जबकि ये सोचता है कि इससे उसकी कल्टीवेशन स्पीड कितनी बढ़ेगी। उसके आश्चर्य के लिए स्पीड अब नॉर्मल से 8 गुना तेजी से बढ़ रही है। वो हैरान है कि मिड रैंक मॉन्स्टर ब्लड सच में कितना प्रभावी है। अगर उसके पास काफी होता तो उसे विश्वास है कि वो 1 महीने के अंदर मार्शल वॉरियर रेल्म में प्रवेश कर सकता है। दुर्भाग्य से उसके पास सिर्फ 2 बोतलें बची हैं, जिससे वो सोचने लगता है कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। 10 दिन बाद 5th एकेडमी के घने जंगल में यितियान शांति से ध्यान लगा रहा है। उसकी शक्तियां चुपचाप घूम रही हैं जब जैंग बाओ घबराहट में उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। सांस फूली हुई और डर से भरा हुआ जैंग उससे बताता है कि मो श्याओ ने एकांतवास ले लिया है और मार्शल वॉरियर रेल्म में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। जैनिंग ये देखकर हैरान है कि यितियान बिल्कुल भी नहीं हिलता। चिंतित होने की बजाय यितियान असल में निराश महसूस करता है कि श्याओ ने अभी तक उससे चैलेंज नहीं किया है। उसने पहले ही श्याओ के टैलेंट को देख लिया है और जानता है कि उसका कल्टीवेशन भी मिड टियर है, इसलिए उसे ब्रेक थ्रू करने में लगभग 1 महीना लगेगा। जैन उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि ये कितना गंभीर है
उससे याद दिलाता है कि श्याओ एक अमीर और शक्तिशाली परिवार से है और मॉन्स्टर ब्लड की सिर्फ 3 बोतलें उस जैसे किसी को हराने के लिए काफी नहीं होंगी। तकिया होते हुए जैंग एक वफादार दोस्त के रूप में येतियान की लाश इकट्ठा करने का वादा करता है और यायू की अच्छी देखभाल करने की कसम भी खाता है। टियाने बकवास को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है और उसके पास जो बचा है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। कुछ कम रैंक वाले मॉन्स्टर का खून और मॉन्स्टर के दिल का खून, उनके साथ वो शायद एडवांस्ड मार्शल अप्रेंटिस रैंक तक पहुंच जाएगा, जो मार्शल वॉरियर रेल्म से सिर्फ एक छोटा कदम नीचे है। ये पूरे ब्रेक थ्रू के लिए काफी नहीं हो सकता, लेकिन अपनी स्पीड और स्वॉट टैलेंट के साथ उसे विश्वास है कि वो अभी भी एक असली मार्शल वॉरियर से आमने सामने टक्कर दे सकता है। दुनिया के एक और हिस्से में एमो एस्टेट में ग्रैंड कैसल के स्टील के दरवाजे खुल जाते हैं और दूर से एक शक्तिशाली व्यक्ति की परछाई उभरती है। ये कोई और नहीं बल्कि मोशियाओ है। उसका बॉडीगार्ड तुरंत सम्मान में झुक जाता है और उसे मार्शल वॉरियर रेल में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने पे बधाई देता है। मोशियाओ पूरी तरह से बदल गया है। एक मजबूत कमांडिंग एनर्जी अब उसे घेरे हुए है और ये साफ है कि चीजें येतियान के लिए उसके अनुमान से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली हैं। हॉल में श्याओ को नौकर अटेंड कर रहे हैं, शांत और संयमित दिख रहा है। इसी बीच मोएन, लिनहाई बेस के अमीर और प्रतिष्ठित मो परिवार का एक एलीट मार्शल वॉरियर और मोशियाओ का पिता कमरे में प्रवेश करता है। मोएन बहुत खुश है कि उसके बेटे ने अपनी एकांत ट्रेनिंग पूरी कर ली है और उसे सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू करके एक पूर्ण रूप से मार्शल वॉरियर बनने के लिए प्रशंसा करता है। श्याओ अब साफ तौर पर मजबूत और आत्मविश्वासी अपने पिता को विश्वास दिलाता है कि वो कभी भी मो परिवार के नाम पर कलंक नहीं लगाएगा। जब मुअन उससे बताता है कि परिवार का पूर्वज उसे व्यक्तिगत रूप से पुरस्कृत करेगा, तो शाओ तुरंत घुटने टेक देता है। अपने पिता और उनके पूर्वजों को उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद व्यक्त करता है। उसका पिता उसे ज्यादा देर घुटने टेकने नहीं देता और उसे हल्के से खाने और अपने सभी पसंदीदा खाने और पीने का आनंद लेने के लिए कहता है, जो खास तौर पर उसके आदेश पर तैयार किए गए हैं। जैसे ही मुअन जाता है, श्याओ का चेहरा उतर जाता है। वो अपने बॉडीगार्ड की तरफ मुड़ता है और जानने की मांग करता है कि क्या एकांतवास में जाने से पहले उसने जो काम सौंपा था वो पूरा हो गया है। बिना हिचकिचाए बॉडीगार्ड उसे सूचित करता है कि यीतियान के कोई माता पिता नहीं है, कोई पारिवारिक रिश्ते नहीं है और कोई राजनीतिक या प्रभावशाली समर्थन नहीं है, जिसका मतलब है कि वो उसके साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकते हैं। ये सुनकर कि उसके दुश्मन के पास कोई सुरक्षा या समर्थन नहीं है, शाओ फैसला करता है कि अब खेल खत्म करने का समय आ गया है, लेकिन वो इसे कहीं ज्यादा मनोरंजक तरीके से करने की योजना बनाता है। येन को कमजोर मानते हुए श्याओ अपने बॉडीगार्ड को उसकी हत्या का इंतजाम करने का ऑर्डर देता है। बॉडीगार्ड चेतावनी देता है कि उनके इलाके में हत्या करना जटिलताएं पैदा कर सकता है, लेकिन श्याओ एक शैडो असैसिन का इस्तेमाल करके इसे गुप्त रूप से करने पर जोर देता है। हालांकि बॉडीगार्ड हिचकिचाता है, ये नोट करते हुए कि एक शैडो असैसिन को किराए पर लेना कम से कम 1 मिलियन यूएन लगेगा और शायद इसके लायक ना हो। श्याओ अपना तर्क समझाता है। लिनहाई बेस में सिर्फ कुछ शक्तिशाली परिवार ही नियंत्रण रखते हैं, जबकि बाकी सब गुलाम की तरह जीते हैं। जब गरीब आम लोगों में प्रतिभा के संकेत दिखते हैं तो एलीट लोग जल्दी से उन्हें खत्म करने और अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए काम करते हैं। इसी बीच 5th एकेडमी के घने जंगल में यीतियान घंटों से ट्रेनिंग कर रहा है। उसका शरीर एक मजबूत ऑरा से घिरा हुआ है। जब उसे बारिश आने का एहसास होता है तो वो घर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो मूसलाधार बारिश में चलता है, उसे अचानक पास में किसी की मौजूदगी महसूस होती है और वो स्टेटस विंडो चेक करता है। ये लिएकुन नाम का कोई है जिसके पास शैडो टैलेंट है। इससे पहले कि यीतियान पूरी तरह से समझ पाता कि क्या हो रहा है, लिएकुन पास की एक छत से कूदता है और उस पर तलवार से हमला करता है। यीतियान हमले से बच जाता है और जानने की मांग करता है कि वो कौन है। लिएसुन एक गंदी मुस्कान के साथ मुस्कुराता है और साफ कर देता है कि वो उसे मारने के लिए यहाँ है। लियाकुन की आंखें खून से लाल हैं और उसके दांतों के बीच एक लाल खंजर दबा हुआ है। उसका भयानक रूप यीतियान के विचारों को दौड़ा देता है जब वो स्थिति को समझने की कोशिश करता है। पहले तो उसे शक होता है कि ये मो जियाओ द्वारा भेजा गया एक हत्यारा हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं बैठता। शियाओ पहले से ही इतना मजबूत है कि वो उसे खुलेआम सामना कर सकता है, तो उस तरह की शक्ति वाला कोई छिपकर हमला क्यों करेगा? उलझन उसके दिमाग में बनी रहती है, लेकिन उसके पास इस पर सोचने का समय नहीं है। लियाकुन अचानक हवा में ऊंचा उछल जाता है, खंजर आगे की तरफ, हमला करने के लिए तैयार। यीतियान जल्दी से अपनी तलवार उठाकर हमले को रोकता है और फिर पीछे कूद जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि लियाकुन गायब हो गया है। तभी वो शैडो टैलेंट की प्रकृति को समझता है। ये अदृश्य होने की क्षमता देता है। जैसे ही यीतियान घूमता है, लियोन ठीक उसके पीछे प्रकट होता है, ब्लेड उसके सर के पीछे निशाना लगाए हुए।
लेकिन अपनी स्पीड स्किल के कारण येतियान हमले से बच जाता है। असफल छिपकर हमला ली कुन को फ्रस्ट्रेट कर देता है, जिसने साफ तौर पर उम्मीद नहीं की थी कि येतियान के लेवल का कोई इतना तेज होगा। येतियान फैसला करता है कि अब बचाव खेलने का समय खत्म हो गया है और स्थिति को पलट देता है। एक शैतानी मुस्कान के साथ वो आगे बढ़ता है और अपना हथियार ली कुन पर घुमाता है, लेकिन एक बार फिर हथियारा गायब हो जाता है। इस तरह की प्रतिभा को एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट के लिए संभालना मुश्किल होता, लेकिन येतियान के खिलाफ इस तरह की चालें बिल्कुल बेकार हैं। एक तंग गली के बीच में येतियान शांत खड़ा है, पूरी तरह से अपने प्रतिद्वंद्वी को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किए हुए। जैसे ही उसे एनर्जी में बदलाव महसूस होता है, वो तेजी से अपनी तलवार घुमाता है, लिए कुन के शरीर को हवा में उड़ा देता है। लियोन के मुंह से खून निकलता है जब वो जमीन पर गिरता है, हैरान और विश्वास न करते हुए। वो समझ नहीं पा रहा है कि येतियान, जो एक एलीट मार्शल वॉरियर भी नहीं है, उसके शैडो टैलेंट को कैसे देख सकता है। उत्सुकता और निराशा से प्रेरित होकर वो एक स्पष्टीकरण मांगता है, लेकिन येतियान शांत रहता है, धीरे धीरे उसकी तरफ चलता है और जवाब देने के बजाय सवाल उस पर ही डाल देता है, ये कहते हुए कि अगर लिए कुन सच में जानना चाहता है तो उसे पहले अपनी पहचान बतानी होगी। मुस्कुराते हुए लियोन अपने हथियार तक पहुंचने की कोशिश करता है और ताना मारता है कि वो जवाब तभी देगा जब येतियान अपनी आखिरी सांस ले रहा होगा। एक झटके में वो फिर से हमला करता है। येतियान हमले से बचने के लिए हवा में उछल जाता है और जैसे ही उसके पैर जमीन को छूते हैं, वो अद्भुत गति से आगे बढ़ता है। अपनी तलवार सीधे लियोन के शरीर के आर पार कर देता है। उसके पीछे खड़े होकर येतियान एक बार फिर जानने की मांग करता है कि उसे किसने किराए पर लिया था। एक मरती हुई हंसी के साथ लायकुन येतियान को सबसे मजबूत मार्शल आर्टिस्ट के रूप में प्रशंसा करता है जिससे उसने कभी लड़ा है, और अपनी आखिरी सांस के साथ वो कबूल करता है कि ये मोग जियाओ में करवाया था। येतियान गिरी हुई लाश के पास झुकता है, अंधेरी ऊर्जा की धाराओं की तरफ पहुंचता है और लायकुन का शैडो टैलेंट कॉपी कर लेता है। जैसे ही शक्ति स्थानांतरित होती है, येतियान के शरीर से एक ऊर्जा की लहर गुजरती है और उसका स्टेटस विंडो सफल कॉपी की पुष्टि करता है। अब ये मिड टियर कल्टीवेशन टैलेंट और ब्लेड टैलेंट दिखाता है, जिसमें उसकी स्पीड और शैडो टैलेंट दोनों नोविस टियर पर हैं। आसमान से बारिश जारी रहती है, अंधेरे बादलों को चीरती हुई बिजली की चमक के साथ, जब खून लायकुन के बेजान चेहरे को ढंक लेता है। उसे वहीं छोड़ने के बजाय येतियान पास के पत्थर इकट्ठा करता है और लाश को उनके नीचे दफना देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि एक इंसान को एक पत्ते की तरह नहीं जीना चाहिए, हवा और बारिश से बेबस होकर इधर उधर फेंका जा रहा हो। दूर जाते हुए वो एक पत्ता नीचे गिरते हुए देखता है, उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और चुपचाप खुद से वादा करता है कि वो गिरे हुए पत्ते की तरह नहीं, बल्कि खुद हवा और बारिश की तरह जिएगा, मजबूत, शक्तिशाली और ना रुकने वाला। जंगल को पीछे छोड़कर येतियान घर लौटता है, जबकि शहर पर घने बादल छाए रहते हैं। गर्म पानी से नहाने और सूखने के बाद वो लाउंज में बैठ जाता है। एक लंबी राहत की सांस के साथ सोफे में डूब जाता है। उसने लीकुन से जुड़ी हर चीज उसके हथियार सहित वापस ले आया है। जुड़वा ब्लेड उठाते हुए येतियान तुरंत समझ जाता है कि ये प्राइमोर्डियल वेपन्स हैं, उस तरह की जो उसके अपनी तलवार से कहीं बेहतर है, जो लड़ाई के दौरान टूट गई थी। लियून के सामान में 1 मिलियन येन का एक गोल्ड कार्ड और 100,000 का एक सिल्वर कार्ड भी शामिल है, जिससे कुल 3.5 मिलियन यूएन बनते हैं। बिना दूसरा सोचे टियान कार्ड्स को अपने वॉलेट में डाल लेता है, इस ख्याल से मुस्कुराते हुए कि शियाओ ने उससे मारने के लिए जो पैसा खर्च किया था, वो उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगा। चीजों के बीच उसे शैडो ब्लेड नाम की एक किताब भी मिलती है, एक ब्रॉन्ज रैंक ब्लेड स्किल, और अपनी आंखों में एक चमक के साथ वो उसे अपने बढ़ते हुए शस्त्रागार में शामिल कर लेता है। किताब खोलने पर येतियान को वही मिलता है जिसकी उसे जरूरत थी, ये जानते हुए कि ब्लेड स्किल्स उसे अपनी ब्लेड टैलेंट की पूरी क्षमता को खोलने में मदद कर सकती हैं। बिना समय बर्बाद किए वो अपने बेडरूम की तरफ जाता है, मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद करता है और ट्रेनिंग शुरू करने के लिए बेड पर बैठ जाता है। वो स्किल बुक का पहला चैप्टर खोलता है, ट्रेनिंग में डूबने के लिए तैयार, लेकिन सच्चाई अचानक उससे टकराती है। एक घबराहट की लहर उस पर हावी हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि यायु अभी तक घर नहीं आई है। डर अंदर घुस जाता है और येतियान दौड़कर लिविंग रूम में वापस जाता है।
उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा होता है। अगर मोशियाओं के पास उसके पीछे एक हथियारा भेजने के लिए काफी जानकारी थी तो ये संभव है कि यायू भी खतरे में है। बिना दूसरा सोचे यीतियान बालकनी से कूद जाता है, एक छत से दूसरी छत पर दौड़ता हुआ। उसका दिल चिंता से धड़क रहा था जब वो अपनी बहन की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। जब वो डाउनटाउन एरिया के एक साधारण मिडिल स्कूल में पहुंचता है तो वो स्कूल के आंगन में उतर जाता है और पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर देता है। भले ही वो जानता है कि ये एक साधारण स्कूल है जहां मार्शल वॉरियर्स को परेशानी पैदा करने या स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं है, यीतियान को विश्वास नहीं है कि श्याओ जैसे किसी को नियमों की परवाह होगी। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसकी पीठ में कुछ चुभो रहा है। एक आवाज तो येटियन की तारीफ करते हैं कि उसकी वजह से उनका प्लान आसानी से काम कर गया। वो येटियन को युनही को यहाँ लाने के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि भले ही उसका यानी नीची का अटैक युनही को मार नहीं पाया, पर उसने युनही की लड़ने की सारी शक्ति, फाइटिंग स्किल्स छीन ली है। दोस्तों, मैंने अभी तक जितने भी एपिसोड इस मानहुआ के आए हैं उन सब को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब से न्यू मानहुआ स्टार्ट करेंगे।